हेलो बच्चों, अब तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं रहेगी। समीर तेजवानी, केमिस्ट्री फैकल्टी एट आराध्या क्लासेस, चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स स्टार्ट किया हुआ है। इसके अंदर आपको जो मटेरियल दिया है उसका क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट कर रहा हूँ। द क्वेश्चन 16 ऐसा कहता है कि वाई डू द एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप हैव वाई डू द एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप हैव same group have similar physical and chemical properties. Similar physical and chemical properties. चलिए ठीक है, इस चीज को हम समझने का ट्राई करेंगे कि जो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों होती है। तो देखो बच्चों, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, physical and chemical properties of elements, chemical properties of an element किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो वो डिपेंड करती है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के कन्फिगुरेशन के ऊपर या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के ऊपर। दैट डिपेंड्स अपॉन आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के ऊपर। अब आपको समझ में नहीं आए तो समझो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का मतलब क्या हुआ। अगर मैं आपको सोडियम का एग्जांपल लेके समझाऊं, 11 सोडियम, तो वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसको आउटर मोस्ट, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल या शेल कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 3s1। तो जो सोडियम की प्रॉपर्टीज हैं, दे आर डिपेंडेंट अपॉन दिस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इसको हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं, इसको हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन भी बोलते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम है वो सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। अब क्वेश्चन पूछोगे क्यों ऐसा? तो देखो, यहां पर जो इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करेंगे। बॉन्डिंग के अंदर टेक पार्ट सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो करेंगे। कहने का मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अब elements of same group के अंदर सिमिलर वैलेंस शेल कन्फिगुरेशन होता है। सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है। सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है। नहीं समझ में आया ना? चलो देखते हैं। यहां पर मैंने सोडियम लिया है, बरोबर। इसके जस्ट ऊपर आप लिथियम ले सकते हो। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। कन्फिगरेशन क्या होगा? 1s2 2s1। तो ध्यान से देखिए, इसकी भी जो वैलेंस शेल है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम आया। मतलब आगे के सभी एलिमेंट्स को हम एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ns1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नो डाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू चेंज होता जाएगा, बट यहां पर आउटर इलेक्ट्रॉन के अंदर, आउटर शेल के अंदर तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही है। कहने का मतलब द एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैव सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। दैट इज द रीजन दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। दे हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दे हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए मैंने कितना इजी कर दिया है इस क्वेश्चन को। आप भी इसी हिसाब से इस क्वेश्चन के नोट्स को बना सकते हो। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर बच्चा लोग, आपको अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो याद रखना नहीं है हमको, क्योंकि आपके लिए एलिमेंट्स जो है वो 36 तक ही इंपॉर्टेंट है। तो हम सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएंगे। विच एलिमेंट्स आर एक्सेप्शन इन पीरियोडिक टेबल। तो देखो, हम अब पीरियोडिक टेबल के एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए समझते हैं।
पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि विच एलिमेंट्स हैव exceptional properties या exceptional electronic configuration, ठीक है, exceptional electronic configuration। तो देखो two elements have exceptional configuration in periodic table. These elements are hydrogen and helium. Let us see why hydrogen has exceptional electronic configuration या exceptional properties. Hydrogen and exceptional properties. तो देखो, the one electron present in hydrogen is present in 1s ऑर्बिटल। जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर प्रेजेंट है? तो दैट इज प्रेजेंट इन 1s ऑर्बिटल। सो उसको हम कौन से ग्रुप में रख सकते हैं? सो इट कैन बी केप्ट इन फर्स्ट ग्रुप। उसको हम फर्स्ट ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। नाउ हाइड्रोजन के लिए दूसरी प्रॉपर्टीज हमको क्या पता है? तो हाइड्रोजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है। ठीक है, हाइड्रोजन कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म स्टेबल कन्फिग्यूरेशन ऑफ 1s2। तो ये कन्फिग्यूरेशन तो स्टेबल हो गया, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गई, मतलब उसको ग्रुप नंबर 17 में भी रख सकते हैं ना। एक इलेक्ट्रॉन अगर उसको मिल जाए तो वो आइडियल गैस जैसी कन्फिग्यूरेशन ले लेता है, स्टेबल। इसका मतलब कि इट कैन बी केप्ट इन ग्रुप 17 ऑल्सो। इट कैन बी केप्ट इन ग्रुप 17 ऑल्सो। उसको हम ग्रुप नंबर 17 में भी रख सकते हैं। ठीक है, टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन। अब देखो कंफ्यूजन क्या हुआ है, कुछ लोग इसको बोल रहे हैं कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप के साथ मिलती हुई आ रही है तो इसको फर्स्ट ग्रुप में रखो। कुछ बोल रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नोबल गैस जैसी आ रही है, मतलब उसको ग्रुप नंबर 17 में रखो। तो टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन क्या किया है हमने? टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन हमने हाइड्रोजन को एक सेपरेट पोजीशन दी है। सेपरेट पोजीशन हैज बीन गिवन। इन पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन को एक सेपरेट पोजीशन दी गई है। ठीक है, तो हमने कौन कौन से एलिमेंट्स को एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज है वो बता दिया कि भाई हाइड्रोजन के पास और हीलियम के पास एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज है। अब देखते हैं कि हीलियम के पास एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज क्यों है। चलो, ये आई होप आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हीलियम के पास ऐसी प्रॉपर्टीज क्यों हैं। अब मैं हाइड्रोजन की जगह पे यहां पे लिख देता हूं हीलियम। ठीक है, हीलियम। तो देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन of helium is present in s ऑर्बिटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 1s2। समझो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हीलियम का क्या है? 1s2। तो अगर s इलेक्ट्रॉन में s ऑर्बिटल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हुआ? सो इट शुड बी एस ब्लॉक एलिमेंट। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर ये क्या लिख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो बच्चों, कोई ब्लॉक या कोई एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है वो डिपेंड करता है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहा है।
हीलियम के अंदर आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल में जाएगा। कहने का मतलब हीलियम जो है वो s ब्लॉक एलिमेंट है, बट इट इज प्लेस्ड इन p ब्लॉक, बट इट इज प्लेस्ड इन p ब्लॉक विथ ग्रुप 18। हमने उसको ग्रुप नंबर 18 में रखा है। क्वेश्चन आएगा व्हाई, बट द पोजीशन ऑफ हीलियम इज जस्टिफाइड, बट द पोजीशन ऑफ हीलियम इज जस्टिफाइड। व्हाई? बिकॉज its properties are very similar to, because its properties are similar to noble gases, similar to noble gases। देखो हमने पीरियोडिक टेबल का फंडा बेसिक एकदम क्लियर रखा है कि जिस भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो ना उनको एक सेम ग्रुप में रखो। तो हीलियम के केस में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन भले s ऑर्बिटल में जा रहा है, भले वो एक नजर से ऐसा लगे कि s ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज क्योंकि ग्रुप नंबर 18 यानी नोबल गैसेस के साथ मिलती जुलती हुई आती है, हम इसको नोबल गैस के ग्रुप में ही रखते हैं। कहने का मतलब हीलियम का पोजीशन इज वेरी जस्टिफाइड, बराबर, क्योंकि उसको नोबल गैस के साथ प्रॉपर्टीज जो है वो मिलती जुलती आती है। तो दीज आर टू एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल एंड दे आर एक्सेप्शनल। क्लियर है? उनका पोजीशन जो है वो पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शनल है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट फिर भी हीलियम के केस में देयर इज जस्टिफिकेशन अवेलेबल। हाइड्रोजन का पोजीशन इज स्टिल अनक्लियर इन प्रेजेंट डेट। क्लियर हुआ? चलो बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखो बच्चों, ये आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 18, ठीक है, कि किन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी जो है वो एक्सेप्शनल है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 कर दीजिएगा, बराबर। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 चला रहा हूं, राइट अ नोट ऑन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में समझने का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पूछा है कि भाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में नोट लिखो। क्वेश्चन नंबर 19, चलो डन है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? राइट अ नोट ऑन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हमको एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर नोट लिखना है। चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए एस ब्लॉक, सबसे पहले तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोला जाता है? तो द एलिमेंट्स इन विच, जो एलिमेंट्स के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर जाता हो उसको हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं। द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस ऑर्बिटल आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इन एस ब्लॉक देयर आर टू ग्रुप्स। इन एस ब्लॉक देयर आर टू ग्रुप्स। कौन कौन से टू ग्रुप्स है? Group number 1 and group number 2. There are two groups which are known as group number 1 and group number 2. अब समझो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है that is equal to ns 1 to 2, ns 1 to 2, या तो ns1 हो सकता है या तो ns2 हो सकता है। तो जिस एलिमेंट्स के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाता है वो s ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। s ब्लॉक के अंदर देयर आर टू ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है दैट इज ns1 to 2। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज देखिए, मैं बहुत छोटे छोटे बुलेटेड पॉइंट्स लिख रहा हूं, साथ साथ में आपको समझाता चल रहा हूं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही आसान मेथड होगा समझने के लिए। तो दे ऑल आर मेटल्स, दे ऑल आर मेटल्स। सबसे पहला पॉइंट, ये सबके सब मेटल्स है, या रेदर से हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। हम बोलते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिव मेटल्स। चलिए जी, दूसरा पॉइंट,
very low ionization energy. They have very low ionization energy. Now what do we mean by ionization energy? IE. It is the amount of energy required for removal of most loosely bound electron. ठीक है, तो उनके पास बहुत ही लो आयोनाइजेशन एनर्जी है. अगर आयोनाइजेशन एनर्जी लो है तो दे लूज 1 or 2 electron to form. They lose 1 or 2 electron to form +1 and +2 oxidation states. अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या था? NS1 या तो NS2. तो NS1 में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो +1 हो जाएगा. अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे NS2 में से तो वो +2 होगा. ठीक है, एक ये बात हो गई. चौथा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि दे आर वेरी रिएक्टिव. So never obtained in isolated state. Since very reactive, never formed या never obtained in isolated form. वो कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं मिलते हैं. आइसोलेटेड फॉर्म मतलब अब कभी भी सोडियम जो है वो अकेले सोडियम के फॉर्म में नहीं मिलेगा, उसके साथ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या सल्फर जो है वो कंबाइंड ही होगा. ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है. बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है, ये तुरंत ही किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाते हैं. ठीक है, तुरंत ही ये किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाते हैं. अब हमने पहले ही बोला कि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं. ठीक है, रिएक्टिव मेटल्स हैं, इसका मतलब इनकी रिएक्टिविटी का भी पॉइंट डिस्कस करना होगा. फिफ्थ पॉइंट ये आएगा कि जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है कब? डाउन द या अलोंग द पीरियड. और इनका जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होता है. कब? डाउन द ग्रुप. अब समझना, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना वो ज्यादातर मेटल्स हैं. मेटल्स का रिएक्टिविटी मतलब आप इसका मेटालिक कैरेक्टर भी बोल सकते हो. ठीक है, तो इनका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो अलोंग द पीरियड कम होता चलेगा. डाउन द ग्रुप ज्यादा होगा. समझते हैं क्यों? जैसे जैसे अलोंग द पीरियड चलोगे ऐसे ऐसे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा और साथ साथ में बाहर की शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे. जैसे आप यहां पर ले रहे हो सोडियम Z = 11. ठीक है, और बाजू में ले रहे हो मैग्नीशियम Z = 12. तो अगर आप सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ बढ़ो तो आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी. एक तो एक प्रोटॉन ऐड होगा न्यूक्लियस के अंदर और बाहर की शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड होगा. तो कहने का मतलब जो न्यूक्लियस है वो बाहर की शेल्स को अब ज्यादा से ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता रहेगा. कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से अवेलेबल नहीं होंगे. कब? अलोंग द पीरियड. इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टिविटी अलोंग द पीरियड डिक्रीज होगी. अब डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों होगी? क्योंकि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आओगे ना नई नई शेल्स ऐड होती जाएंगी. जैसे लिथियम Z = 3, तो इसके अंदर क्या होगा, यहां पर न्यूक्लियस है बराबर, ये आपकी पहली शेल है. लिथियम के अंदर ये आपकी पहली शेल है और यहां पर आपके पास यू हैव गॉट सेकेंड शेल. ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं. अब अगर इसी जगह पे हम सोडियम की बात करें, सोडियम Z = 11, तो क्या होगा, यहां पर न्यूक्लियस है. ठीक है, यहां पर न्यूक्लियस है और यहां पर ये आपकी फर्स्ट शेल है. ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, फर्स्ट शेल, ये हो गई सेकेंड शेल और ये हो गई थर्ड शेल. ठीक है, समझना. लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इधर होगा. यहां पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 1s2, फिर 1s2 2s2. ठीक है, 2s2 2p6, मतलब इधर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे सेकेंड शेल में. 3 4 5 6 7 और 8. ठीक है, इसको थोड़ा सा दूर दूर दिखा देते हैं.
चलिए तो यहाँ पर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1s2 2s2 2p6, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए और 3s1। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड शेल में है और यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड शेल में है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो अब इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत आसान है कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आओगे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का मेटालिक कैरेक्टर का मतलब हुआ वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाता है। क्लियर हुआ? तो डाउन द ग्रुप जो है वो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा और अलोंग द पीरियड आपका मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, याद रखो एक और पॉइंट, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली आयोनिक होते हैं। 6th पॉइंट इनका ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके जो कंपाउंड्स है वो प्रीडोमिनेंटली आयोनिक कैरेक्टर के हैं। दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स, दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। ये ज़्यादातर क्या बनाते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। यहाँ पर आपका एक्सेप्शन क्या है? तो यहाँ पर आपका एक्सेप्शन जो है वो 2 है, पहला है लिथियम और दूसरा है बेरिलियम। इनके कंपाउंड्स आयोनिक नहीं होते, इनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कंसीडरेबल कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। इन दोनों के एलिमेंट्स को अगर आप हटा दो, ये इन दोनों एलिमेंट्स को आप हटा दो, तो बाकी के जितने भी कंपाउंड्स हैं एलिमेंट्स के वो सब के सब कैसे नेचर के हैं बच्चों? आयोनिक। वो कैसे हैं नेचर के? आयोनिक। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों सर? तो देखो आयोनिक कंपाउंड कब बनता है? जब कोई एक एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट ए है, यहाँ पर एलिमेंट बी है। आयोनिक कंपाउंड कब बनता है? जब ये एलिमेंट ए इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे और ये एलिमेंट बी जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। समझ में आ रहा है? तो एक इलेक्ट्रॉन एकदम कंप्लीटली डोनेट करने वाला होना चाहिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन एकदम रिसीव करने वाला होना चाहिए। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मेटल आप किसी भी एस ब्लॉक का ले लोगे तो वो तो बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो अगर बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। अगर ये बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, या ऐसा बोलूं कि वो अपना इलेक्ट्रॉन खाली शेयर करता है दूसरे के साथ, तो वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। समझ में आया? अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसको ही डोनेट कर देता है कि भाई जा तेरी मेरी जो संपत्ति है वो सब की सब तेरी, तो आयोनिक कंपाउंड। और ये ऐसा बोलेगा नहीं मेरी संपत्ति तो मेरी ही रहेगी लेकिन उसका थोड़ा सा पार्ट तू यूज कर, तेरी तकलीफ निकल जाए, इसीलिए, इसका मतलब ये हुआ कि वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। समझ में आया? डन है। तो यहाँ पर जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो प्रीडोमिनेंटली आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। आई होप आपको एकदम समझ में आ गया होगा क्लियरली कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम किसको बोलते हैं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके मटेरियल के अंदर वो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, चलो क्वेश्चन का नंबर है आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20, राइट अ नोट ऑन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नोट ऑन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हमको पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर नोट लिखना है। तो देखो सबसे पहले तो डेफिनेशन आएगा जैसे लास्ट में हमने लिखा था। तो जो एलिमेंट्स के अंदर द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू p ऑर्बिटल इज नोन एज p ब्लॉक एलिमेंट। p ऑर्बिटल इज नोन एज p ब्लॉक एलिमेंट। वापस से समझना, द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू p ऑर्बिटल इज नोन एज p ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए एक पॉइंट तो क्लियर हो गया जी। अब दूसरा पॉइंट क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो क्या होगा? NS2 NP1 to NS2 NP6। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो कहां से कहां तक होगा? तो वो होगा NS2 NP1 से लेकर के NS2 NP6 तक। तो जो एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाता हो वो p ब्लॉक का एलिमेंट है और उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है NS2 NP1 से लेकर के NS2 NP6 तक। चलिए ये क्लियर हो गया है चीज। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, p ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो p ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं दे आर मोस्टली नॉन मेटल्स। ठीक है, वो मोस्टली नॉन मेटल्स हैं। मोस्टली क्या है? नॉन मेटल्स।
मोस्टली यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं। एक चीज ये हो गई। दूसरा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ग्रुप जो है दैट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18, इन ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नोबल गैसेस। इनको हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। क्यों? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। इस नोबल गैसेस के अंदर बहुत सारे नोबल गैस आ सकते हैं, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये सबके सब जो ग्रुप्स हैं, सबके सब जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप नंबर 18 या तो नोबल गैसेस में आते हैं। अगर हम नोबल गैसेस की बात करें तो दे आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव। दे आर लीस्ट रिएक्टिव। उनके बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं कि दे आर लीस्ट रिएक्टिव्स। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रुप नंबर 18 का चीज। ग्रुप नंबर 18 आता है सबसे इंपॉर्टेंटली पी ब्लॉक के अंदर, वो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। अब दूसरा आता है ग्रुप नंबर 17। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं कि पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं वो होते हैं 13 to 18। जो 13 to 18 तक के ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जो ग्रुप नंबर 17 है दे आर नोन एज हेलोजन्स। दे आर नोन एज हेलोजन्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? तो एग्जाम्पल हो जाएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्यों इनको हेलोजन्स बोलते हैं? क्योंकि हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, जीन्स मतलब प्रोड्यूसिंग। तो ये सॉल्ट, ये जो मटेरियल्स है ना, वो जब किसी मेटालिक एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाए ना तब सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनको हेलोजन्स बोला जाता है। तो समझ लो हेलोजन्स का मतलब क्या हुआ? तो हेलोजन्स इज इक्वल टू सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। ठीक है, क्योंकि ये जब भी सॉल्ट के साथ, मेटल के साथ कंबाइन होते हैं ना तब ये क्या प्रोड्यूस कर देते हैं? सॉल्ट। इसीलिए इनको बोला जाता है सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। इसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन जैसे एलिमेंट्स जो हैं वो अंदर आ सकते हैं। इसके बाद आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप आ जाता है विच इज नोन एज ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16। तो यहां पर जो ग्रुप नंबर 16 है उसको हम बोलते हैं चाल्कोजेंस। ठीक है, उनको हम बोलते हैं चाल्कोजेंस। क्यों चाल्कोजेंस बोलते हैं? चाल्कोजेंस का मतलब होता है ओर प्रोड्यूसिंग, या सिंपल वर्ड में समझना हो तो मिनरल प्रोड्यूसिंग। क्योंकि अर्थ की क्रस्ट में से जो भी मेटल्स मिलते हैं ना वो इन एलिमेंट्स के फॉर्म में ही होते हैं। इन एलिमेंट्स मतलब इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? तो इसके अंदर आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, ये सबके सब एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप नंबर 16 चाल्कोजेंस के अंदर आते हैं। इनको चाल्कोजेंस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये हकीकत में और या तो मिनरल प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी मेटल हमें जब अर्थ के क्रस्ट में से मिलता है तब उसको मिनरल बोलते हैं। जो अर्थ के क्रस्ट में से निकाला जाता है ना चीज जिसमें से मेटल मिलता है वो पहले, सबसे पहले मिनरल बोला जाता है या और बोला जाता है। तो उसके अंदर जो मेटल्स होते हैं ना, या वो या तो ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं या सल्फाइड में होते हैं या इसके इन कॉम्प्लेक्सेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो इनको इसीलिए खास करके ओर प्रोड्यूसिंग बोला जाता है। इसमें से ये जो दो एलिमेंट्स है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओर प्रोड्यूसिंग है, बाकी का जो कैरेक्टर है वो ओर प्रोड्यूस करने के अंदर बहुत कम रहता है। तो ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो मेटल के साथ कंबाइन होकर के ओर बनाते हैं, इसीलिए इनका नाम है चाल्कोजेंस या तो ओर प्रोड्यूसिंग। याद रखो क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं, इनका जो रिएक्टिविटी है, इनका रिएक्टिविटी अलोंग द पीरियड इंक्रीज होता है, जस्ट उसका उल्टा ट्रेंड। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप अलोंग, इनका रिएक्टिविटी कैसे मापा जाएगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी से, क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं मोस्टली। नॉन मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला, मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला। मेटल की रिएक्टिविटी मापी जाएगी इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी पर से, और नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो मापी जाएगी इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने से। तो क्योंकि ये नॉन मेटल्स है इनकी रिएक्टिविटी अलोंग द पीरियड इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। क्यों? अभी समझाया था, क्योंकि न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ता जाता है। न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोटॉन्स एक ही शेल के अंदर ऐड होते रहते हैं, मतलब न्यूक्लियस बहुत ज्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचता रहता है। तो इनका जो रिएक्टिविटी है वो अलोंग द पीरियड इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप की बात करो तो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। क्यों जी? समझ लो खुद ही।
रिएक्टिविटी अलोंग द ग्रुप या डाउन द ग्रुप भी बोल सकते हो, डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है या नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाता है। समझ में आया? इसका मतलब कि ये जो चीजें हैं वो आपकी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है, विच इज राइट अ नोट ऑन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आई होप ये पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनका इंट्रोडक्शन आपको एकदम परफेक्टली समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, विच इज नेक्स्ट टॉपिक टू अस। अब हमें बात करनी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। अब हमें किसकी बात करनी है भाई? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करनी है। चलिए, तो यहां पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डेफिनेशन आपको अभी क्लियर ही हो गई होगी। ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में जाता हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जाता हो? डी ऑर्बिटल में जाता हो, उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। चलिए समझ गए भाई। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन, तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन है वो कुछ के इस टाइप से होगा, NS2Np, यहां पर NS, NP और N-1D लिख देते हैं, ठीक है, N-1D। तो यहां पर होगा NS2 NP1 to 6 N-D 1D 1 to 10, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन जो है वो NS2 NP1 to 6 N-1D 1 to 10, या आप इसको सिंपल वर्ड में लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू N-1D 1 to 10, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। NS2 NP1 to 6 N-1D 1 to 10, ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन है किसका? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। यहां पर 0 से 2 कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर आपका 0 से 2 आ जाएगा, NS 0 से 2 NP 1 to 6 N-1D 1। प्रॉपर्टीज, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो देखिए, दे ऑल आर मेटल्स, दे आर, या तो ऐसा लिखिए कि मोस्टली मेटल्स, ठीक है, दे आर मोस्टली मेटल्स, नंबर 1। नंबर 2, दे आर समटाइम्स नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समटाइम्स इनको हम क्या बोल देते हैं? समटाइम्स दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको आप कुछ बार ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हो, ठीक है। ये है आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं इसको? तो बिकॉज दे शोज द ट्रांजिशन बिटवीन S ब्लॉक टू P ब्लॉक। यहां पर अगर आप पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक से P ब्लॉक की तरफ जाएं तो ये एलिमेंट्स S ब्लॉक से P ब्लॉक के तरफ का ट्रांजिशन दिखाते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। ये जो एलिमेंट्स है वो यहां पर करेक्शन कर लीजिएगा, NS 0 से 2 आएगा, हाँ, N-1D 1 to 10 NS 0 से 2। तो यहां पर जो ये एलिमेंट्स हैं वो S ब्लॉक से P ब्लॉक की तरफ ट्रांजिशन दिखाते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको कभी कभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये बात हो गई रिगार्डिंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स की नॉर्मल डेफिनेशन की। अब IUPAC ने ऐसा बोला है, IUPAC ने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में ऐसा बोला है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ? जिनके अंदर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, जिनके अंदर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, जिनके अंदर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, उन एलिमेंट्स को हम किस नाम से जानते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब याद रखो, ये जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी जो है वो एक्सेप्शन है, उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन है NS2ND10। ध्यान से देखो, इनकी डी ऑर्बिटल एकदम कंप्लीटली भरी हुई है, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता है। वापस समझो,
इनको ट्रांजिशन एलिमेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स या तो एस ब्लॉक से हाईली नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल्स या पी ब्लॉक तक का ट्रांजिशन दिखाते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं। IUPAC ने ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन ऐसा दिया है कि ये एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली भरी हुई है। तो अगर आप जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो है NS2ND10, मतलब यहाँ पर डी ऑर्बिटल के 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इसका मतलब कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, ये बात हो गई इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। कुछ और प्रॉपर्टीज समझते हैं इनकी जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए यहां पर ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं मोस्टली। ठीक है, ये मोस्टली कलरफुल होते हैं, मोस्टली कलरफुल होते हैं, ये कलर दिखाते हैं। क्यों कलर दिखाते हैं उसके बारे में एक रीजन है, डी ट्रांजिशन करके, जिसको आप थोड़ा आगे चल करके पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, अभी आपको इतना समझना है कि ये जो है वो मोस्टली कलरफुल होते हैं, अलग अलग कलर के दिखते हैं। बराबर, जैसे कॉपर जो है उसका अलग कलर है, आयरन के कंपाउंड्स का कलर अलग है। बराबर, जिंक के कंपाउंड्स जो है वो मोस्टली व्हाइट देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीजें हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। दूसरा, ये जो है वो पैरामैग्नेटिक है। अब पैरामैग्नेटिक का मतलब समझो, हाँ क्या हुआ, जिस भी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो। अब अनपेयर्ड क्या होता है वो समझते हो, बराबर, चैप्टर नंबर 2 के एंडिंग में हमने समझा है। फिर भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिखा देता हूं। यहां पर ये जो एलिमेंट है उसके अंदर डी ऑर्बिटल मैंने दिखाई है। ठीक है, यहां पर 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल मैंने दिखाई है। तो आप ध्यान से देखो तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सबके सब अनपेयर्ड है, सबके सब अनपेयर्ड है। अगर मैं इसके साथ ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स को भरने लगूं तो इसको बोला जाएगा पेयरिंग। ठीक है, तो अब सबके सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो गए। तो अगर ऑर्बिटल के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये सबके सब अनपेयर्ड है, डबल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पेयर्ड अप है। अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर 1, दिस इज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। समझ में आया? अब यहां पर कोई 3 को भर देते हैं, चलो 1 2 3। तो यहां पर आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए। जब भी किसी सब्सटेंस के पास इस तरीके के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो ना, उनको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। और आप बोलोगे सर सबके सब पेयर्ड हो तो उसको डायामैग्नेटिक बोलते हैं। लॉजिक समझाता हूं, हाँ, देसी लैंग्वेज वाला। देखो, अगर सबके सब इन लोगों को है ना, जो रेड है ना उनको मेल गिनो, मेल, और जो ब्लू है ना वो फीमेल गिनो। मतलब यहां पर इन दोनों की शादी हो गई है, बरोबर, ये डाया हो गया। जैसे ही शादी होगी ना, ऐसे हरामी में हरामी बंदा डाया हो जाता है, बरोबर। तो ये डाया हो गया, ये डाया हो गया, ये भी डाया हो गया। अभी इन दोनों की शादी नहीं हुई है, ये बैचलर है, बराबर, अभी भी, मतलब ये हरामी है, डाया नहीं है। अगर आप इनकी शादी करवा दोगे तो ये भी डाया हो जाएगा, कंप्लीटली डाया। समझ में आया? सिंपल सा देसी सा लॉजिक है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है समझने के लिए। तो यहाँ पर सबके सब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड अप है, मतलब ये डाया हो गया, सबकी शादी करवा दी, बात ही खत्म, सब डाया हो गया, जो भी हरामी था वो, बराबर। अगर एक आध का शादी वापस से टूट गया, डिवोर्स हो गया, छुट्टा सेड़ा हो गया, बराबर, तो क्या होगा, वापस से ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। चलो, तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ना वो मोस्टली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, मतलब ये पैरामैग्नेटिक नेचर के हैं। दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। डी ब्लॉक के जो मोस्टली एलिमेंट्स है ना वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ, तो जब भी कोई मेटल एटम के आसपास बहुत सारे ग्रुप्स एक परफेक्ट जियोमेट्री के अंदर सराउंड हो जाए तो उसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। कोई एक आध एग्जाम्पल दे दूं? चलिए दे देता हूं, बराबर। जैसे निकल टेट्रा कार्बोनिल समझ लो, तो यहाँ पर 4 जो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, या सिंपल लैंग्वेज में कार्बन मोनोऑक्साइड बोल दो इसको। तो यहाँ पर जो 4 ग्रुप्स हैं वो एक परफेक्ट जियोमेट्री के अंदर मेटल एटम के आसपास अरेंज हो गए हैं। देखो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है निकल, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ये इनकी स्पेशलिटी होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना वो बहुत ही स्पेसिफिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। बहुत ही स्पेसिफिकली क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वो आपकी सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर इंक्लूडेड हैं, बराबर। अब हम देखते हैं व्हाट इज अबाउट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। चलो अब हम बोलते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में क्या है। चलो जी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने आपको चारों के चारों ब्लॉक्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया। डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
NS0 to 2 N-1 D 1 to 10 है, हाँ उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, क्वेश्चन नंबर 22 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 जो है ना वो आपका F ब्लॉक एलिमेंट्स है, बराबर, F ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए अब समझते हैं कि F ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोला जाता है। तो सबसे पहले तो भाई डेफिनेशन लिख दो इसकी। डेफिनेशन क्या है? द ब्लॉक इन विच या द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in f ऑर्बिटल इज नोन एज f ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, पहला तो डेफिनेशन इनका यही हो गया कि जो ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका कहां पर जाता हो, f ऑर्बिटल में जाता हो, उसको हम कौन से एलिमेंट्स बोलते हैं? तो उनको हम f ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो बोलते हैं, बराबर। अब f ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है? तो f ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है वो क्या है? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के लिए याद रखो, पहले यहां पर n-2 f लिख दो, उसके बाद n-1 d लिख दो और उसके बाद ns लिख दो। समझ में आया? n-1 f, n-1 d और उसके बाद ns। चलो अभी क्या होगा आपका? सबसे पहले यहां पर आएगा 1 to 14, यहां पर 0 to 1 और यहां पर 2। ठीक है, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 to 1 और ns2। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनके कुछ और चीजों के बारे में समझते हैं। तो दे आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दे आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। अब क्वेश्चन आएगा सर क्यों ऐसा? तो इन्होंने क्या कर दिया कि इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर देखो ना, तो इन लोगों ने जबरदस्ती ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर घुसणखोरी करी है, जबरदस्ती बैठ गए, इसीलिए इनको बोला इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है वो लास्ट में बताया, बराबर। तो इन एलिमेंट्स को इन्होंने जबरदस्ती पीरियोडिक टेबल के अंदर घुसणखोरी करी है, जबरदस्ती जाके बैठे हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। एक आध पॉइंट इसका और भी हो जाए कि इनके अंदर देयर आर 2 सीरीज, दे आर सिचुएटेड एट बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये इसी के अंदर ही इंक्लूड कर लेना, प्रॉपर्टीज में मत गिनना इसको। दे आर सिचुएटेड एट 2 सीरीज ऑफ एट बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। एक बात तो ये हो गई, ये पीरियोडिक टेबल के कहां पर बैठे हुए हैं बच्चों? बॉटम में। ठीक है, दूसरा इनकी 2 सीरीज है, इनकी 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स है, 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स है। जो पहली सीरीज है उनको बोला जाता है लेंथेनॉइड्स। जो पहली सीरीज है लेंथेनॉइड्स, उनको बोला जाता है लेंथेनॉइड्स। पहली जो सीरीज ऑफ एलिमेंट्स है उनको बोला जाता है लेंथेनॉइड्स। और जो दूसरी सीरीज है उनको बोला जाता है एक्टिनॉइड्स। लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स, इसको चलो लिख देते हैं। 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स 14 ईच, हर सीरीज में 14 एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल के बॉटम बॉडी में बैठे हुए हैं। पहली जो सीरीज है उनको लेंथेनॉइड्स बोला जाता है, लेंथेनम के बाद में जो 14 एलिमेंट्स है उनको लेंथेनॉइड्स बोला जाता है। ये चालू होता है 57 सेरियम से और पूरा होता है 71 ल्यूटेशियम से। ठीक है, 57 या 58, एक मिनट से 58 से चालू होगा, आई एम सॉरी, 57 लेंथेनम है, तो 58 सेरियम से चालू होता है और ये पूरे होते हैं 71 ल्यूटेशियम से। यहाँ पर ये जो है वो चालू होते हैं 90 थोरियम से और पूरे होते हैं 103 लोरेंशियम तक। समझ में आया? तो ये जो एलिमेंट्स है वो कहाँ से कहाँ चालू होते हैं, वापस से समझ लो। तो ये जो है वो 58 सेरियम से चालू होते हैं और पूरे होते हैं लूटेशियम 71 तक, और जो एक्टिनोइड्स हैं वो 90 थोरियम से चालू होते हैं और 103 लोरेंशियम तक पूरे होते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज का अलग ही सेक्शन बना देता हूं मैं आपके लिए।
प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही आएगी कि लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के अंदर सबसे पहले एक्टिनॉइड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं। देखो प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टी तो आ जाएगी दे ऑल आर मेटल्स। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आएगी कि दे ऑल आर मेटल्स। जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो लगभग सब मेटल्स हैं और लैंथेनॉइड्स भी, बराबर। दूसरा, जो अर्ली एक्टिनॉइड्स हैं, अर्ली एक्टिनॉइड्स दे आर वेरी रिएक्टिव, दे आर वेरी रिएक्टिव, या तो देयर स्टडी इज वेरी डिफिकल्ट, देयर स्टडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स, देयर स्टडी इज मोर डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स बोलने की जगह पे डिफिकल्ट बोलते हैं, इज डिफिकल्ट देन लैंथेनॉइड्स। अब साइंस में पढ़ रहे हो तो लॉजिक तो पूछोगे ही, सर लॉजिक क्या है, बता देता हूँ। जो एक्टिनॉइड्स है ना, उनके पास वेरिएबल डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, बराबर। क्यों? क्योंकि इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। किनके पास? एक्टिनॉइड्स के पास। लैंथेनॉइड के पास इतने ज्यादा लिमिटेड ऑक्सीडेशन, इतने ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 4। लैंथेनॉइड जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं 4, जबकि एक्टिनॉइड जो है वो +7 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। +2, +3, +4, +5, +6, +7 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट आपको एक्टिनॉइड्स में देखने को मिलते हैं। वेरेज लैंथेनॉइड जो हैं वो बहुत ही ज्यादा कम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम +4 तक दिखाते हैं। +2, +3 और +4, बस बात खत्म, उससे आगे नहीं जाएंगे। नंबर 3, जो एक्टिनॉइड्स होते हैं दे आर मोस्टली रेडियो एक्टिव, दे आर रेडियो एक्टिव। ये रेडियो एक्टिव होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि दे आर अवेलेबल इन लेस क्वांटिटीज, दे आर अवेलेबल, क्योंकि अब इससे पहले कि आप स्टडी करने जाओगे ये डिकम्पोज हो जाएंगे, दूसरे किसी सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, तो दे आर अवेलेबल इन लेस क्वांटिटीज। कभी कभी तो कुछ नैनोग्राम्स ऑफ क्वांटिटीज अवेलेबल होती है, समटाइम्स इन नैनोग्राम्स, समटाइम्स इन नैनोग्राम्स, कभी कभी तो ये नैनोग्राम क्वांटिटी में भी अवेलेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, इनकी स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि स्टडी करने जाओ इसके पहले तो ये डीकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, 4th प्रॉपर्टी इनकी याद रखो कि एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर नोन एज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, आर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, उनको हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। उनको हम किस नाम से जानते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो ये हो गया हमारा इंटरनल डिस्कशन अबाउट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, डेफिनेशन देखा और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी आइडिया लिया। बाकी के लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसी चीज के आगे के टॉपिक को कवर करने का ट्राई करूंगा। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो आराध्या क्लासेस के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और खास कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने से हमें और भी ज्यादा अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, हम और भी ज्यादा बेटर कंटेंट आपके लिए ला सकते हैं। Meanwhile, thank you very much. Have a good day to all. Bye bye.